नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोग के बीच में आज उपस्थित हो चुका हूं और आज बातें करने वाला हूं कि कई लोग होते हैं जो नेपाल के ग्रेटर नेपाल और अखंड भारत के बीच में अपने आप में विवाद करते रहते हैं। आखिर इसका कारण क्या है कि लोग अपने आप में लड़ते रहते हैं, कभी काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा या फिर कभी विभिन्न क्षेत्रों के नाम पर या फिर विभिन्न मुद्दों के नाम पर नेपाल और भारत में काफ़ी विवाद रहता है। इन विवादों का आखिर कारण क्या है? मैं तो चाहता हूं कि आप यदि नेपाल के नागरिक हैं या फिर भारत के नागरिक हैं, जो भी नागरिक हैं, हमें अपने देश की गरीबी से, बेरोजगारी से लड़ना चाहिए। हमारे देश की जो ज्वलंत विषय है उन चीज़ों से लड़ना चाहिए और हमको आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करना चाहिए। हम लोग यदि देश के सच्चे नागरिक हैं तो अपने देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो अपने देश को बहुत ही आगे लेकर के जा सकते हैं। ग्रेटर नेपाल और अखंड भारत, तो ये इतिहास की बातें हैं कि कब ग्रेटर नेपाल था और कब अखंड भारत था। इस विवादों पर बात करना ही चाहते हैं तो इसको संधि समझौता से बात किया जा सकता है, इतिहास को पलटाया जा सकता है, इस इतिहास को फिर से पढ़ करके उसे पुनर्जागृत किया जा सकता है। इस वीडियो में और भी ज़्यादा ग्रेटर नेपाल और अखंड भारत की बात बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट। नेपाल में ऐसे कितने लोग मिलते हैं जो ग्रेटर नेपाल और अखंड भारत के बातें करते हैं, या फिर भारत में कुछ लोग हैं जो अखंड भारत की बातें करते हैं। देखिए, अखंड भारत में लोग कहते हैं कि तिब्बत से लेकर के नेपाल भी शामिल था, जबकि माना जाता है कि दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश नेपाल है। जब एकीकरण पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को किया था और उसी एकीकरण को ग्रेटर नेपाल के नाम से जाना जाता था, जो उत्तराखंड से लेकर के पूर्व में दार्जिलिंग तक था, पूर्व टिस्टा नदी तक, सतलज नदी से लेकर के टिस्टा नदी के बीच में और इधर गंगा नदी के आसपास के जमीन लेकर के पूरा ग्रेटर नेपाल हुआ करता था। और इसी ग्रेटर नेपाल को जब अंग्रेजी शासन हुआ भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग आए, उसके बाद हमारे युद्ध हुआ और उस युद्ध में कुछ भूभाग हमको गुमाना पड़ा, जिसमें 1816 का संधि ये कहता है कि सुगौली संधि के बाद हमारा जो आज का आधुनिक नेपाल स्थापित हुआ है वही अब हमारा शेष बचा है। पुराने दिनों को याद करके क्या ग्रेटर नेपाल है, हमारा ये है वो है कह करके हम कोई विवाद करना नहीं चाहते, विवाद खड़ा करना नहीं चाहते। ये काम सरकार की है, सरकार कर लेंगे, हम क्यों लड़े। विभिन्न संधि समझौता हो चुका है। बहुत लोग भारत को दोष लगाते हैं इस बात के लिए कि महाकाली को बेच दिया गया, कोसी समझौता हो गया, गंडकी समझौता हो गया, ये समझौता वो समझौता। फिर इसमें दोष किसका है? यदि हमारे देश के नेता अगर अच्छे होते, सच्चे होते, अपने देश की हित के बारे में सोचे होते, अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचे होते, तो आपको किसी चीज़ की गाली गलौज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भारत का क्या दोष? यदि आपके घर के लोग ही कुछ बिकाऊ निकल जाए तो उसमें आपका दोष है। आपके अपने देश की संरचनाएं बनाने की ज़रूरत है, आपकी अपने कर्तव्यनिष्ठ होने की ज़रूरत है। आप नहीं रोक सकते। जो लोग सत्ता में बैठे हैं उस देश को बेच सकते हैं, उस देश को बर्बाद कर सकते हैं। ये दोष आपका है कि 5 वर्ष के बाद जब आप चुनाव में आते हैं तो चुनाव में आए हुए कैसे लोगों को आप विजयी बनाते हैं, उस समय आपका ध्यान कहाँ रहता है? आपने ये नहीं सोचा कि जब आप जिस लोगों को वोट कर रहे हैं, ये पार्टी या ये लोग क्या आपके देश हित में काम कर पाएंगे? यदि नहीं कर पाएंगे तो ऐसे लोगों का वोट मत कीजिए, या कोई भी पसंद नहीं है तो वोट का बहिष्कार कीजिए। सत्य तथ्य को आप जानते नहीं हैं और बेमतलब की बातें करके किसी से युद्ध करना, किसी से झगड़े, और बेमतलब की बातें करके किसी से युद्ध करना, किसी से झगड़े करना, किसी से लड़ते रहना, ये कहाँ की मर्यादापूर्ण एक सभ्य नागरिक का, एक सभ्य समाज का परिचय बनता है? नहीं बनता है। इससे होता यही है कि नेपाल और भारत के लोगों में जो आंतरिक संबंध है, जो वैदिक काल से, पूर्व काल से जो संस्कृति संस्कार, जो एक दूसरे परंपरा चलती आ रही है, संबंध चलता आ रहा है, उसमें और भी ज़्यादा घृणता होती है, उसमें और भी ज़्यादा दुखद घटनाएं होने लगते हैं। एक दूसरे के बीच में मनमुटाव होने लगते हैं, एक दूसरे के रिश्ते बिगड़ने लगते हैं।
तो आखिर इस चीज़ों को हम पैदा ही क्यों करें? सत्य को जाने बिना किसी बात को कहना वो बहुत ही विष की तरह हो जाता है। हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है, हमारे देश के 3 ओर से भारत की सीमाना जोड़ती है। हमारे पश्चिम भाग से, पूर्व भाग से और दक्षिण भाग से 3 ओर से भारत की सीमाएं हैं और एक तरफ से उत्तर की तरफ चीन का सीमा हमसे जुड़ा हुआ है। तो हम नेपाल के लोग भारत और चीन दोनों देशों से हमें अच्छा संबंध बना करके चलना चाहिए। हमारा देश एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जमीन से घेरा हुआ देश है। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है। हमसे 22 गुना बड़ा भारत है, 65 गुना बड़ा चीन है। हमें तो फायदा लेना चाहिए था। नेपाल एक ऐसा देश है कि इसके पास में भारत और चाइना जैसे देश, बड़े बड़े देश है, जिसे चाहे तो काफ़ी फायदा ले सकता है, ये आगे बढ़ सकता है, लेकिन क्या हम उसका सदुपयोग कर पाते हैं? करना भी चाहिए। हम भारत से या फिर चाइना से सपोर्ट लेकर के हम अपने देश को बहुत ही विकसित बना सकते थे, आत्मनिर्भर बन सकते थे, बहुत ही यहाँ पर रोजगार की सृजना कर सकते थे, लेकिन हम लोग ऐसे करने में असफल रहे हैं। विवाद करने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वही जो आपका कंसेप्ट विवादों में जा रहा है, नेगेटिविटी में जा रहा है, यदि आप उसको पॉजिटिविटी में लगाए होते तो शायद नेपाल का और भी ज़्यादा विकास की बातें आप सोच पाते। दुश्मन आपका कोई देश से बाहर नहीं है, आपके घरों में है, आपके ही समाज में, राष्ट्र में है, जो आपके दिए हुए वोटों का गलत मिसयूज कर रहे हैं, आपके देश की विकास होने नहीं दे रहे हैं। भाग बंडा के कारण में आपके गांव में आया हुआ बजट भी फ्रीज हो जाता है, वो चला जाता है। बहुत समस्या रहता है लोगों का। ये लोग कहते हैं कि बजट पूर्ण रूप से खर्च नहीं हो पा रहा है। आया हुआ बजट का यदि आप खर्च नहीं कर पा रहे हो तो आप सरकार को क्या दोष लगाओगे? क्या अपने ही गांव समाज में आया हुआ पैसों का अगर सही से सदुपयोग कर दिया जाए, सही से यूज कर लिया जाए, तो इस नेपाल का देखने में कितना अच्छा लगेगा। नेपाल एक खुद में एक सराहनीय स्थल बन जाएगा, एक पर्यटकीय स्थल बन जाएगा। और हमारे देश में तो लाखों पर्यटक आते हैं। इस देश में, नेपाल में भारत से, चाइना से, अमेरिका से, अन्य देशों से जो पर्यटक आते हैं, उससे विदेशी मुद्रा कमाई होती है, इस देश की रोजगार बनती है। तो क्या इस सब चीज़ों को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए? देखिए, सत्य को अगर जानना चाहे, सत्य के साथ आप खड़े होना चाहिए, तो इस देश की विकास हो सकती है। लेकिन आप उस तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं कि परापूर्व काल से, अनादि काल से चलता हुआ रिश्तों को आप नेपाल और भारत के लोगों के बीच में विवाद फंसाना चाहते हैं, लोगों को तोड़ना चाहते हैं। कभी मिलिए उन लोगों से जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, जो राम राम की भजन करते हैं, जो सीता राम की भजन करते हैं, जो कृष्ण की भजन करते हैं, जो वेद की ऋचाएं पढ़ते हैं। उनसे कभी ग्रेटर नेपाल और अखंड भारत की बातें कीजिए, नहीं करेंगे। क्योंकि उत्तर हिमालय से लेकर के दक्षिण हिंद महासागर तक के पूरा लोग आर्य थे, और इन आर्यों का ये स्थल है, पवित्र स्थल है। चाहे वो नेपाल हो या भारत की कोई भी भूमि हो, ये आर्यों का स्थल रहा है। ये वेद व्यास की भूमि है, ये वाल्मीकि की भूमि है, ये श्री राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, ये महात्मा गौतम बुद्ध की भूमि है, ये महावीर की भूमि है। इतने इतने संत, ऋषि, मुनि गण हुए, उन लोगों की पावन पवित्र भूमि ये आर्यवर्त बोला जाता था। इसे पूरा आर्य होते थे। पूरे वैदिक काल में इसका एक ही मिलजुल करके काम करते थे, कभी वैमनस्यता नहीं रहा। लेकिन आधुनिक जब काल आया, उसके बाद से नेपाल और भारत के बीच में विभिन्न द्वंद्व फसाद होता रहता है। मैं चाहता हूं कि यदि आप सच में इतिहास को जानना चाहते हैं, सच में इस बात को रखना चाहते हैं कि आप इन देशों का यदि सही मायने में आप समझना चाहते हैं, तो उठाइए वैदिक काल, जाइए महाभारत से पहले के समय में। क्या नेपाल और भारत के लोगों में कोई विवाद रहा? नहीं रहा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिए और अपने धन्यवाद।